तो चलिए अब हम लोग हीट ट्रांसफर के जो गेट 2021 में आए थे उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें भी पहले हम लोग फोरनून सेशन के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद आफ्टरनून सेशन के। तो ये पहला क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं क्या है। अ हॉट स्टील स्पेरिकल बॉल इज सडनली डिप्ड इन अ लो टेम्परेचर ऑयल बाथ। Which of the following dimensionless parameter are required to determine instantaneous center temperature of the ball using Hissler chart? तो ये मतलब कौन सा टॉपिक का है? तो ये आपका अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन वाला टॉपिक का है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो पहला दिया आपका नसेल्ट नंबर एंड ग्रेशॉफ नंबर, ये नहीं है क्योंकि ये आप कन्वेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो दोनों नंबर है इसका हमारा कन्वेक्शन वाले पोर्शन में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है रिनॉल्ड्स एंड प्रांडल नंबर, ये भी कन्वेक्शन वाले पोर्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। थर्ड है आपका बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं ना अनस्टेडी स्टेट के लिए, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, एन इनफाइनेटली लॉन्ग पिन फिन अटैच टू एन आइसोथर्मल हॉट सरफेस ट्रांसफर हीट एट ए स्टेडी रेट ऑफ Q1 to the atmosphere at ambient air if the thermal conductivity of the fin material is double while keeping everything else constant, the rate of steady state heat transfer from the fin becomes Q2, the ratio। तो डायरेक्टली आपको दे दिया है कि मीन्स आपका कोई एक इन्फाइनेटली लॉन्ग पिन फिन है, उससे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है Q1 हो रहा है, और फिर उसमें क्या बोल रहा है कि आपको उसका थर्मल कंडक्टिविटी डबल कर दे रहा है। मतलब पहले K था, उसके बाद 2K कर दे रहा है, ठीक है। तो 2K करने के बाद जो इसका थर्मल फिर उसके बाद आपका जो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है वो कितना हो जा रहा है Q2। तो सिंपली आपसे Q2 बाई Q1 पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लेंगे इसको देखते हैं। फिर आपने पढ़ा ही होगा फॉर्मूला, अगर इन्फिनिटली लॉन्ग पिन होता है तो उसके लिए हीट ट्रांसफर क्या होता है। तो उसके लिए जो हीट ट्रांसफर होता है ना वो क्या आ जाएगा, √H/P/K/A और T0 माइनस T इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया, ये पेरीमीटर, ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी, ये एरिया और ये टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ देख रहे हैं बाकी सब आपको बोला है कि कांस्टेंट रखने को, बस आपका थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो रहा है। तो Q2 क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जा रहा है। तो Q2 क्या हो जाएगा, √2H/P/K/A T0 माइनस T इन्फिनिटी। और ये सेम पोर्शन आपका क्या है, Q1 है, तो Q2 टू √2Q1 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको Q2/Q1 निकालना है, तो Q2/Q1 आपका √2 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पढ़ लेते हैं। A solid sphere of radius 10 mm is placed at a centroid of hollow cubical enclosure of side length 30 mm. The outer surface of the sphere is denoted by 1 and the inner surface of cube is denoted by 2. आपको व्यू फैक्टर पूछा है, ये सिंपल आपका रेडिएशन का क्वेश्चन है, वो भी व्यू फैक्टर के ऊपर। ये उसका एक फिगर है, समझ लीजिए। तो इसमें आपको एक क्यूब दिया है, उसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का जो आउटर सरफेस है ना, मीन्स ये वाला इसको 1 दे दिया है, और जो क्यूब दिया हुआ है, और समझ लीजिए क्यूब है, तो इसका जो इनर सरफेस है इसको 2 दे दिया है। तो आपसे सिंपल F22 पूछ रहा है। तो पहले ये एक फॉर्मूला रहता है F11 प्लस F12, ये हमने पढ़ा ही है कि पूरा व्यू फैक्टर का समीशन कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 2 ही है तो सिर्फ F11 और F12 हो गया, ठीक है। F11 तो 0 हो जाएगा क्योंकि आउटर सरफेस के लिए, तो F12 आपका 1 आ जाएगा, F12 1 आ गया, ठीक है। और सिमिलरली आप सेकेंड सरफेस के लिए भी लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा F21
प्लस F22 = 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि F22 आपसे पूछा गया, तो F121 आपको पता चल जाएगा, तो वहाँ से आप F22 भी निकाल लेंगे इस रिलेशन से। तो पहले हम लोग F21 निकाल लेते हैं। F21 कैसे निकालेंगे, जो आपको थ्योरम रेडिएशन में दिया गया रहता है, A1 F21 = A2 A1 F12 = A2 F21। ठीक है, A1 क्या है, यहाँ इसका जो सरफेस एरिया है, A2 जो सेकंड वाले का सरफेस एरिया है, F12 आप निकाल चुके, F21 यहाँ से निकल जाएगा। तो A1 सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², 4πr², F12 1 रख देंगे। A2 क्यूब का जो सरफेस एरिया क्या होगा, 6a², a उसका साइड लेंथ हो जाएगा। ठीक है, F21, तो यहाँ से F21 निकाल लेते हैं, क्या आएगा, R और आपको साइड लेंथ दिया हुआ है, F21 आ रहा है आपका 0.232। ठीक है, तो अब यहाँ से F22 निकाल लेते हैं। F22 क्या होगा, 1 - F21, तो 1 माइनस वैल्यू रख देंगे, .232। तो F22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.767। ठीक है, आपका ये न्यूमेरिकल टाइप था, तो आप डायरेक्टली राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल दिया, तो राउंड ऑफ 2 डेसिमल तक करके आप रख देंगे वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एन इंसुलेटेड cylindrical wire of radius 1 mm produce electric heating at a rate of 5 watt per meter। इधर देखिए वाट पर मीटर में दिया है। ठीक है, the temperature of the surface of the wire is 75 degree Celsius when placed in air at 25 degree Celsius। ठीक है, ये मतलब जो एम्बियंट टेम्परेचर है ये वो है, और ये वायर का आउटर सरफेस का टेम्परेचर है। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोला, व्हेन द वायर इज कोटेड विद पीवीसी ऑफ थिकनेस 1 mm द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ वायर रिड्यूसेस टू 55। एक पीवीसी का हम लोग थिकनेस लगा देते हैं उस वायर के ऊपर, तो उसका जो सरफेस टेम्परेचर हो जाता है वो 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वो बोल दिया गया है कि इसमें अज्यूम करना है हीट जनरेशन रेट फ्रॉम वायर, मतलब वायर एंड द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आर सेम फॉर बोथ इंसुलेटेड वायर एंड द कोटेड वायर। मीन्स जो आपका हीट जनरेट हो रहा है वायर से, ठीक है, जो Q है, और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वो जो बोथ केसेस दिए हैं उसमें सेम है। ठीक है, जो पहले अनइंसुलेटेड केस था, बाद में इंसुलेट करने के बाद आपका जो हीट ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दोनों सेम है, हीट जनरेशन और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो आपसे पूछा है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पीवीसी, तो हीट ट्रांसफर तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, और पहले ही देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर तो आपको दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, पहले अनइंसुलेटेड केस के हेल्प से हम लोग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो सिंपल अनइंसुलेटेड केस में क्या होगा, Q = HA डेल्टा T। ठीक है, Q क्या दिया आपको, 5 वाट पर मीटर में दिया हुआ है। यहाँ पे H आपका निकालना है। एरिया क्या होगा, 2πr ही लेंगे। जैसे अगर ये वाट में सिंपल दिया होता तो हम लोग सरफेस एरिया लेते 2πrl, पर यहाँ पे वाट पर मीटर में दिया है, तो यहाँ भी हम लोग जो एरिया निकालेंगे वो एरिया पर लेंथ में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे L नहीं लिख रहे। ठीक है, फिर डेल्टा T मीन्स T ऑफ सरफेस माइनस T एम्बियंट, तो यहाँ से H निकाल लेंगे हम लोग। 5/2π, रेडियस आपको दिया हुआ 1 mm, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, इंटू TS 75 था
और टी एम्बियंट 25 है, तो 75 माइनस 25 क्या होगा 50। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एच की। ये आ रहा है आपका 15.91 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है। अब आपसे थर्मल कंडक्टिविटी पूछा है, तो सेकंड केस लेके चलेंगे, इंसुलेटेड केस। इंसुलेटेड केस अगर दो से ज़्यादा हमारे मतलब थर्मल रेजिस्टेंस होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर लेते थे, डायरेक्टली Q अपॉन डेल्टा टी अपॉन आर टी एच, मीन्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस आएगा आपका, तो ये एयर के कारण, और एक आपका ये पीवीसी के कारण, तो दोनों का लिख लेते हैं, डेल टी अपॉन 1 अपॉन एच ए प्लस एल एन आर टू बाई आर वन 2 बाई के एल। ठीक है। यहाँ पे R2 क्या है, जो आउटर थिकनेस है, और R1 क्या है, इनर थिकनेस। पहले ही आपका सिंपल इंसुलेट अनइंसुलेटेड था, फिर उसके बाद मैंने कुछ थिकनेस लगा दिया इसमें पीवीसी का। तो ये जो पोर्शन है आपका इतना, ये आपका R1 है, और ये पूरा यहाँ तक ये आपका R2 है। R1 आपको पहले से ही दिया गया था 1 mm है, और थिकनेस आप कितना 1 mm का ऐड कर रहे हैं, तो R2 कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2 mm। ठीक है। एच आप निकाल लिए हैं। क्यू आपको बोला गया है कि क्यू दोनों केस में सेम है। डेल्टा टी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी आपका जो टी सरफेस है, यहाँ पे बोल दिया गया था कि रिड्यूस हो जाता है 55 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। तो डेल्टा टी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी मीटर, अरे वॉट पर मीटर में गया था, तो एल भी यहाँ से हट जाएगा। जब ये यहाँ का भी 2πRL आएगा, तो यहाँ से एल हट जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 5, ये 55 माइनस 25 हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन 2πR2। ये देखिएगा, अब ये R2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका जो हीट ट्रांसफर ये कन्वेक्शन के कारण हो रहा है, ये आउटर सरफेस से होगा। ठीक है। तो इनर आप R1 लेके यहाँ पे नहीं चलेंगे, और H इंटू एल था, तो एल एल दोनों से कॉमन निकला, और ये वॉट पर मीटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। प्लस ln R2/R1 अपॉन 2πk। सारी वैल्यू आपको पता ही है, H के वैल्यू R2 R1 R2, तो यहाँ से आप K का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक। तो यहाँ से आपका K का वैल्यू आ जाएगा 0.11 वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है, ये भी आपका NAT टाइप का क्वेश्चन था। इसको भी राउंड ऑफ 2 डेसिमल तक आप करके देख लेंगे। अब आपका जो जितना भी फोरनून सेशन वाले क्वेश्चन थे, वो आपके सारे खत्म हो गए। अब आफ्टरनून सेशन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन्फोर्स्ड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। जो भी आपके जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, वो कुछ कुछ नंबर जो होते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन का कैलकुलेशन या उसका एनालिसिस करते टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, तो उनके बीच में रिलेशन पूछा है। तो ये डायरेक्टली थ्योरेटिकल का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, और इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। ठीक है।
सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड है ambient air flows over a heated slab having flat top surface at y is equals to 0. The local temperature in Kelvin profile within the thermal boundary layer is given by ना, ठीक है, where y is distance measured from the slab surface in meter. If thermal conductivity of air is 1 and that of slab is 100, then the magnitude of temperature gradient within the slab एट वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन है कि एक आपका स्लैब है, ठीक है, उसके ऊपर से एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है, एयर फ्लो हो रहा है और उस एयर फ्लो में आपका टेम्परेचर का प्रोफाइल बताया हुआ है पहले से 300 प्लस 200 ई की पावर माइनस 5 वाई, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर प्रोफाइल किसके लिए, एयर के लिए, और आपको थर्मल कंडक्टिविटी दिया गया है एयर का 1, ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी स्लैब का दिया है, तो और ये थर्मल कंडक्टिविटी स्लैब का आपको 100 दिया गया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट इन स्लैब पूछ रहा है, उसका उसका भी सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है, साइन के साथ आपको नहीं रखना, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द स्लैब एट y इक्वल्स टू 0। तो उसको कैसे निकाल लेंगे, अब कोई जैसे मान लीजिए इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये यहाँ से जो हीट है एयर में फ्लो होगा स्लैब में, मींस जो भी एनर्जी यहाँ से निकल रहा है वही एनर्जी यहाँ जा रहा है, तो एनर्जी कन्वर्जन की मदद से हम लोग निकाल लेंगे। तो अब Q ऑफ स्लैब इक्वल्स टू Q ऑफ एयर, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ एट y इक्वल्स टू 0 पूछा है, तो यहाँ पे आपका कंडक्शन का कोई कन्वेक्शन का कोई y इक्वल्स टू 0 पे नहीं आएगा, सिर्फ कंडक्शन का ही जो भी मेजोरिटी पोर्शन आएगा हीट ट्रांसफर में। तो स्लैब का क्या हो जाएगा कंडक्शन के थ्रू माइनस के ए डी टी बाई डी वाई एट y इक्वल्स टू 0, ठीक है। एयर के लिए भी क्या हो जाएगा, ये के ऑफ स्लैब रहेगा, ठीक है, और ये के ऑफ माइनस के ऑफ एयर ए डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू 0। एरिया तो सेम रहेगा दोनों केस में, तो एरिया कैंसिल हो जाएगा। के ऑफ एयर दिया, के ऑफ आपको स्लैब दिया, आपको पूछा ये वाला चीज़ है, ठीक है, डी टी ऑफ डी वाई स्लैब के लिए पूछा, तो ये आपको निकालना है। ये कैसे निकाल लेंगे, जो आपको टेम्परेचर प्रोफाइल दिया था इसके हेल्प से निकाल लेंगे। क्या था आपका टेम्परेचर प्रोफाइल, T इक्वल्स टू 300 प्लस 200 ई की पावर माइनस 5 वाई। तो आप y के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी टी बाई डी वाई इक्वल्स टू 300, ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, इसका बस होगा तो 200 ई की पावर माइनस 5 वाई, और इसका क्या हो जाएगा माइनस 5, ठीक है। अब आपको ये पूछा किस पे गया है, y इक्वल्स टू 0 पे, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो माइनस 5 इंटू 200 इंटू यहाँ y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 1000, ठीक है। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे, के ऑफ स्लैब कितना दिया था माइनस के ऑफ स्लैब आपको 100 दिया था, ये आपको निकालना है डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। और के ऑफ एयर कितना दिया था -1 इंटू ये आपका आ जाएगा यहाँ पे -1000, ठीक है। तो ये माइनस कैंसिल, ये 100 और ये 20 यहाँ से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा डी टी बाई डी वाई ऑफ स्लैब एट वाई इक्वल्स टू 0 -10 आ जा रहा है, पर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया तो आप सिर्फ 10 लिख के छोड़ देंगे। यहाँ पे आपका एनईटी टाइप क्वेश्चन है, वो भी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, तो आपका इंटीजर में ही आ रहा है 10, तो सिर्फ सिंपल आप 10 लिख के छोड़ देंगे, हम -10 नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A shell and tube heat exchanger is used to is used as a steam condenser, ठीक है। Coolant water enters the tube at
300 Kelvin at a rate of 100 kg per second. The overall heat transfer coefficient is 1500 watt meter square Kelvin and the total heat transfer area is 400 meter square. Steam condenses at a saturation temperature of 350. आपको एजम कुछ कुछ वैल्यू दी गई है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कूल एंड वाटर 4000 जूल पर केजी केल्विन. आपको पूछा गया है कि टेम्परेचर ऑफ कूल एंड वाटर कमिंग आउट ऑफ कंडेंसर. तो सिंपल आप अगर इसका टेम्परेचर वाला प्रोफाइल बनाएंगे तो ये ऐसा होगा. ठीक है, स्टीम कंडेंस हो रहा है तो मीन्स उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये 350 और ये 350 रहेगा. अब ये कोई सा भी मान लीजिए, या तो आप पैरेलल मान लीजिए या तो फिर काउंटर फ्लो मान लीजिए, दोनों के केस में आपका सेम ही बनता है. अगर स्टीम कंडेंस हो रहा है तो आप मान लीजिए कि ये यहाँ से इनलेट हो रहा है कूलेंट वाटर का और यहाँ से आउटलेट हो रहा है. ठीक है, तो कूलेंट वाटर कितना 300 केल्विन पे जा रहा है अंदर और आपसे यही टी फाइनल जो है वो पूछा गया है. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप सोच सकते हैं कि मैं सिर्फ एनर्जी बैलेंस करके निकाल लूँ, पर इसमें आपको इसका लेटेंट हीट का वैल्यू नहीं दिया गया है 350 केल्विन पे, तो हम लोग एनर्जी बैलेंस करके नहीं निकाल सकते. तो इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग एनटीयू के मदद से निकालेंगे. ठीक है, एनटीयू क्या होता था आपका यू ए अपॉन सी मिनिमम. ठीक है, यू क्या आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. ठीक है, और ए आपका हीट ट्रांसफर एरिया, सी मीन मतलब कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मिनिमम ऑफ. तो जब भी कंडेंस होता है तो उसका हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो मिनिमम किसका होगा, वाटर का ही होगा, कूलेंट वाटर का. कितना होगा m इंटू सी स्मॉल सी. ठीक है, स्पेसिफिक हीट मीन्स ये हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट है और ये उसका मास फ्लो रेट है. तो कितना हो जाएगा, ये m आपको दिया गया है 100. ठीक है, और आपको हीट कैपेसिटी दी गई है 4000. तो यहाँ NTU का वैल्यू रख देंगे साहब. U कितना दिया गया है आपको 1500. एरिया कितना है 400 मीटर. यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 कैंसिल हो गया, 400 कैंसिल, 150/100 मीन्स NTU की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1.5. ठीक है, तो ये तो NTU की वैल्यू 1.5 आ गई. इससे क्या करेंगे हम लोग, इफेक्टिवनेस निकाल लेंगे कि जो हीट एक्सचेंजर है उसका इफेक्टिवनेस कितना है हमारा. तो वो इफेक्टिवनेस क्या होता था कि यहाँ पे आता था सी मिनिमम और डेल्टा टी मैक्स, और ऊपर में आप कुछ भी ले सकते थे, मतलब या तो स्टीम कंडेंसर के लिए या तो फिर मतलब इसके लिए भी ले सकते थे और इसके लिए भी. तो हम लोग को इसी का वैल्यू निकालना है जो कूलेंट वाटर है, तो इसका ही ले लेंगे हम लोग एम सी टी सी आउटलेट माइनस टी सी इनलेट. ठीक है, ये सी मीन और ये जो उसका कूलेंट वाटर का ये दोनों सेम ही है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, टी सी एग्जिट हमको नहीं पता तो ये टी मान लेते हैं और टी सी एंट्री आपका कितना है 300. ठीक है, टी मैक्स मीन्स जो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस कितना अचीव कर सकता है, तो ये कितना होगा 350 माइनस 300, तो ये आपका 50 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से तो हमको बस ये रिलेशन पता चल रहा है इफेक्टिवनेस और टेम्परेचर के बीच में, पर पहले हम लोग को इफेक्टिवनेस निकालना है कि कितनी उसकी इफेक्टिवनेस है. तो इफेक्टिवनेस के लिए जब भी कोई स्टीम कंडेंस होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस NTU. NTU आप यहाँ से निकाल लिए थे, उसके मदद से आपका इफेक्टिवनेस आ जाएगा और ये किसके बराबर है T माइनस 300/50. ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं NTU का 1 माइनस ई की पावर माइनस 1.5, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1.5. ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 0.776. ये किसके बराबर है T माइनस 300/50. तो यहाँ से T का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं.
343। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 338.84 केल्विन के ऊपर आ जाएगा। तो जो आपका फाइनल टेम्परेचर आ जा रहा है, जो वाटर कमिंग आउट है उसका 338.84 केल्विन। ठीक है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर बोला है तो इसको 339 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हुआ। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। तो यही इतने सारे क्वेश्चन आपके हीट ट्रांसफर में पूछे गए थे गेट 2021 में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट